नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी प्रीलिम्स रिविजन सेशन. Now, before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has come with new batches for UPSC CSE 2021, 2022 and 2023 aspirants that have started from 19th of May. 1-year batches for UPSC CSE, Mission 1-year batch course for GS UPSC CSE 2022, as well as Expedition UPSC CSE batch, which is in English language. 2-year batches for UPSC CSE have also started by the name Expedition UPSC CSE 2023 batch, English as well as the bilingual language batches. In these batches, complete syllabus coverage for prelims cum mains are being done and live classes by top Unacademy educators. NCRT plus prelims test series are also there. NCRT batches for UPSC CSE have also started from 19th of May. You just need to download the Unacademy Learning app by clicking on the link given in the description box, and when prompted, use the code ARPITA10 while subscribing and get 10% extra off. Apply the code ARPITA10 ARPITA10. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस मिशंस, सम रीसेंट डेवलपमेंट्स एज वेल एज न्यू होराइजन मिशन के बारे में हम बात करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. देखिए, डिफरेंट जितनी भी कंट्रीज़ हैं 2019 से लेकर 2021 जो भी लेक्चर है अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इस समय में काफ़ी सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आते हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में, एंड आपको जितने भी इंटरनेशनल स्पेस मिशंस हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. सो विल बी स्टार्टिंग वन बाय वन, हर एक कंट्री को लेके चलेंगे जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रीसेंट डेवलपमेंट्स आए हैं. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम UAE, जिसका होप मिशन, जिसको कि अमल के नाम से भी जाना जाता है, हैज़ बीन लॉन्च्ड विच इज़ अरब्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू मार्स. ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, व्हाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़, हम सभी जानते हैं कि जो अरब है, अरब नेशंस जो हैं, जिसको USA टर्मिनोलॉजी में यूज़ करता है मिडल ईस्ट, वहाँ पर स्पेस मिशन, स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ पाई थी जितनी कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड या वेस्ट में है. इसलिए UAE का होप का जो मिशन है, होप मिशन के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसको कि अमल भी बोला जाता है, जिस स्पेस क्राफ्ट का नाम, इट इज़ the most important one. Hope is the UAE's 4th space mission and first interplanetary mission. So this is why it is very important. It will orbit Mars to study the Martian atmosphere and its interaction with outer space and solar winds. और हम सभी जानते हैं कि जो मार्स है उससे हाल ही में स्पेस टेक के मार्केट में हाल ही के कुछ जो 10 साल का जो पीरियड है उससे कम में मार्स को लेकर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी जा रही है इस बेसिस पे कि वहाँ पर लाइफ को सेटल करा जाए. इवन कुछ जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं वेस्ट हेमिस्फेयर में, अगर हम बात करें जैसे अमेरिका, वहाँ पर जो कुछ स्पेस टेक की प्राइवेट कंपनीज़ हैं लाइक SpaceX, वो तो फुल फ्लेजेड मिशंस पे हैं कि वो इसको पता लगा पाएँ और मार्स को कॉलोनाइज कर पाएँ. हालांकि हम देखते हैं कि UAE में जो होप का मिशन है, इट इज़ वन ऑफ द मिशन जो कि मार्स की स्टडी करेगा, मार्शियन एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा, और जो सोलर विंड है आउटर स्पेस में उसके इंटरेक्शन के साथ भी स्टडी करेगा. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर इसकी इमेज भी है. देन जापान में जो नया लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है, इट इज़ बाय द नेम हायाबुसा 2. हायाबुसा 2 इज़ अ जापानीज मिशन लॉन्च्ड इन 2014 ऑन 6-year मिशन टू स्टडी एस्ट्रॉयड रियुगु. देखिए, जो एस्ट्रॉयड रियुगु है उसकी स्टडी के लिए है एंड टू कलेक्ट सैम्पल्स टू ब्रिंग ऑन अर्थ फॉर एनालिसिस. हम सब जानते हैं, देखिए, अगर अर्थ के बारे में बात करी जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी में अर्थ की जो पूरी की पूरी लिथोस्फेरिक या जो क्रस्ट है या जो सरफेस है, उस पर हमेशा क्वेश्चन रहा है कि जो वाटर की प्रेजेंस है वो कैसे आती है. बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका ये मानना है कि जो धरती पर पानी की जो प्रेजेंस है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोजन्स और कोलैप्स जो कि अर्थ जिस समय बन रहा था उस समय हुआ. इसलिए जो हायाबुसा 2 का जो मिशन है,
वो एस्ट्रॉयड र्यूगो को स्टडी करेगा। उससे हमें ये भी पता लग सकता है कि जो अर्थ पर जो वाटर की प्रेजेंस है वो क्यों है और कैसे आई। इससे एनालिसिस अगर हम करें तो काफ़ी इंसाइट्स मिल सकते हैं। ये रिसेंटली ही, वैसे 2014 में ये लॉन्च करा गया था, लेकिन रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में अभी लैंड हुआ है। एंड र्यूगो के आपको ये बात याद रखनी है दैट इट इज़ अ कार्बोनेशियस नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। कई बार आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में स्पेशली फैक्चुअल बेसिस के क्वेश्चन जब होते हैं तो उसमें सिंपल पूछ लिया जा सकता है व्हाट इज़ र्यूगो। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। हो सकता है पहला बोल दिया जाए कि इट इज़ अ डिजीज़, क्योंकि आप देखेंगे कि कोविड-19 के बाद बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ के ऊपर भी एमसीक्यूज़ और स्टडीज़ हो रही हैं, एमसीक्यू भी आते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको कंफ्यूज किया जाएगा, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि र्यूगो इज़ अ कार्बोनेशियस नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। The mission seeks to answer some fundamental questions about the origins of the solar system and where molecules like water came from. Now, European Space Agency का एरियल, जिसको कि एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे स्पेस मिशन जो है ESA ने लॉन्च करा। इट इज़ अ स्पेस टेलीस्कोप प्लान फॉर लॉन्च इन 2029। एक स्पेस टेलीस्कोप है कंप्लीट, और इसका जो लॉन्च है वो 2029 में है। यानी कि अभी अगर हम अभी की बात करें, डेट बैक करें इसको, तो ऑलमोस्ट अराउंड 8 ईयर्स है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ESA का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशंस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी और कैपेसिटी का टेलीस्कोप सिस्टम लगाया हुआ है। द कंसोर्टियम कंप्राइजेस मोर देन 50 इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम 17 यूरोपियन कंट्रीज. It will perform a large-scale survey over 1,000 exoplanets over a period of 4 years and will study the nature, formation and evolution of exoplanets. तो जो आपका एरियल है, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे है, वो बना ही इसलिए है जिससे कि वो रिसर्च कर पाए, समझ पाए एक्सोप्लैनेट्स को अच्छे से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार एरियल जो है, ये आपका जो ESA का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो ये स्पेस मिशन है, ये आपको जापान से कन्फ्लिक्ट करवा सकता है कि आपको जापान का ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। दिस ESA एरियल मिशन इज़ फॉर द एक्सोप्लैनेट्स। जापानीज की अगर हम बात करें, हायाबुसा 2, इट वाज फॉर, इट लैंडेड सेफली इन ऑस्ट्रेलिया। और ये र्यूगो जो है आपका एस्ट्रॉयड है, उससे रिलेटेड है। एंड योर UAE का होप मिशन इज़ रिलेटेड टू मार्स। तो आपको कई बार कंफ्यूज कर दिया जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं यू कैन अंडरस्टैंड दम, लेकिन उनकी एक जो कन्फ्यूजन की जो बात होती है, जहाँ पर आपको फैक्ट्स चेंज करके बता दिए जाते हैं, वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ चाइना की अगर हम बात करते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्पेस टेक में डेवलपमेंट दिखाए हैं, जैसे कि चांगे 5, China's Chang'e 5 mission recently returned to Earth loaded with moon rocks, the first since the Soviet Union Luna 24 mission in 1976 के बाद Chang'e 5 मिशन सेकेंड ऐसा मिशन बना जिसमें कि मून रॉक्स को लोडेड करके लाया गया। आप इस देख सकते हैं, इसमें पूरा रोवर है, डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। China is the third country to have retrieved lunar samples after US and Russia, so you should remember this. The Chang'e 5 mission collected material in an area north of Mons Rumkar known as Oceanus Procalicum, जिसको कि ओशन ऑफ स्टॉर्म्स भी बोला जाता है, जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड लावा प्लेन है। इंडिया भी चंद्रयान 2 की वजह से जो सदर्न हिस्सा है मून का, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी, उसको स्टडी करने के लिए गया है। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि चांगे 5 जो है वो मून रॉक्स को कलेक्ट कर चुका है आफ्टर USA एंड रशिया। नाउ द सेकेंड लेटेस्ट डेवलपमेंट डन बाय द चाइनीज गवर्नमेंट इज बेदो। इट इज चाइनीज नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विच प्रोवाइड ग्लोबल सर्विसेज विच बिकेम ऑपरेशनल रिसेंटली। इस पर काम काफ़ी समय से किया गया था, लेकिन अभी ऑपरेशन की फुल फ्लेजेड फॉर्म में अभी आया है, पहले बीटा टेस्टिंग स्टेज में था। बेडू प्रोवाइड्स पोजिशनिंग एक्यूरेसी ऑफ अप टू 10 सेंटीमीटर। इंडिया के पास जो पोजिशनिंग एक्यूरेसी है इट इज़ ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 25 सेंटीमीटर। जो GPS है ओन्ड बाय द US इज़ एक्यूरेट टू अबाउट 30 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसका कवरेज एरिया है, जो इसकी एक्यूरेसी है, इट इज़ वेरी हाई। मोर देन 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड कंट्रीज ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI आर ऑलरेडी यूजिंग द सिस्टम। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो बेडू सिस्टम है, जो कि नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि ऑपरेशनल बना चाइनीज़ गवर्नमेंट का है, तो आपसे कई बार मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, कौन सी कंट्री का कौन सा है, तो आपको ये फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, GPS
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एज वी ऑल नो इज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। QZSS आपका जापान का है और आपका IRNSS इंडिया का है। यू शुड रिमेंबर दिस। ना जब हम बात करते हैं नासा की, मार्च 2020 मिशन जो है, अंडर दिस नासा परसेवरेंस रोवर विल सीक साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ एंड कलेक्ट रॉक एंड सॉइल सैंपल्स फॉर पॉसिबल रिटर्न टू अर्थ। द रोवर इज इक्विप्ड, आप ये इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द रोवर। द रोवर इज इक्विप्ड विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू कलेक्ट डेटा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा की यूनिट्स हैं एंड यहाँ पर आप शाफ्ट और मोटर्स भी देख सकते हैं। द रोवर इज इक्विप्ड विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू कलेक्ट डेटा, एनालाइज वेदर कंडीशंस दैट कैन हेल्प and plan for future human missions and produce oxygen from the carbon dioxide rich atmosphere. The mission also includes Ingenuity Mars helicopter. Ingenuity will be the first aircraft to attempt controlled flight on another planet. So you should also remember this. Mars 2020 का जो मिशन है, जो स्पेस मिशन है, जिसमें कि जो नासा ने जो मार्स के ऊपर अपना रोवर भेजा है, उसी के साथ इसी मिशन में इंक्लूडेड है आपका इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर। ये पहली बार ऐसा होगा जब फर्स्ट टाइम होगा जब एक एयरक्राफ्ट ऐसे अटेम्प्ट कर रहा है दूसरे प्लैनेट के ऊपर जाने में और फ्लाइट कर रहा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट इज योर आर्टेमिस अकॉर्ड्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। हम जब भी स्पेस टेक की बात करते हैं, स्पेस टेक में कहीं ना कहीं एक बात को बहुत क्रिटिसाइज़ करा जाता है स्पेस टेक मार्केट को, कि बहुत सारे देश एक साथ आकर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी है जिससे कि, या एग्रीमेंट्स की ऐसी कमी है जिसकी वजह से हम अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुँच पाते हैं। उसी को हटाने के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड्स आता है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स आर अ सीरीज ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स बिटवीन नासा एंड इट्स इंटरनेशनल पार्टनर्स दैट वांट टू कोऑपरेट ऑन आर्टेमिस प्रोग्राम। अब आर्टेमिस प्रोग्राम क्या? देखिए, आर्टेमिस जो है वो नासा का एक मून मिशन प्रोग्राम है जिसके अंडर इट विल लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन ऑन मून बाय 2024। यानी कि ऑलमोस्ट आपके आने वाले 2 से 3 साल के अंदर उन्हें अपना आर्टेमिस का जो स्पेस मून मिशन है उसे कंप्लीट करना है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश टू क्रिएट कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जिससे कि सिविल एक्सप्लोरेशन जो है या आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसको सारे कंट्रीज एक साथ आकर कर सकें, जिसमें केवल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे कि हम जितना भी हमारा सिसल्यूनर स्पेस है, यानी कि जितना भी अर्थ और मून के बीच का जो स्पेस है उसको हम अच्छे से और एनालाइज कर पाएँ और ऑपरेशन वहाँ पर बहुत सारे हम कर पाएँ, क्योंकि अर्थ और मून के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है जिसमें कि हम बात करते हैं LEOs, MEOs और HEO की, आप समझेंगे कि 36 या 40,000 अगर आप एस्टिमेट भी माने 40,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस 10% भी नहीं है, ऑलमोस्ट अराउंड 10% से भी कम है, ऑलमोस्ट 9.9-9.8% होगा विद रिस्पेक्ट टू द टोटल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, जब हम सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस की बात करते हैं। यानी कि आपका जो सिसल्यूनर स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसलिए आर्टेमिस अकॉर्ड इसमें बहुत मदद देगा। द एग्रीमेंट इंक्लूड्स वेरियस नॉर्म्स, इसमें काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं, जैसे आपका ट्रांसपेरेंसी हो गया, पीसफुल एक्सप्लोरेशन हो गया, इंटर ऑपरेटिबिलिटी हो गया सिस्टम्स की, रजिस्ट्रेशन हो गया स्पेस ऑब्जेक्ट्स का, ऑर्बिटल डेब्रिस का, स्पेस क्राफ्ट डिस्पोजल एंड अदर मैकेनिज्म एज वेल। Accord is based on the Outer Space Treaty of 1967 that was created to ensure fairness and peaceful relationship at a time when humans were first exploring the final frontier। यानी कि 1976 में का जो आउटर स्पेस ट्रीटी था उसी के बेसिस पे आर्टेमिस अकॉर्ड्स आया है। स्पेशली आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम में एक तरफ एग्रीमेंट्स दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ उनकी ट्रीटी या किस ईयर में हुआ है वो आपको दे दिए जाते हैं। सो यू शुड रिमेंबर आर्टेमिस रिकॉर्ड्स इज बेस्ड ऑन आउटर स्पेस ट्रीटी जो कि 1967 में आई थी। अब बात आती है कि सपोर्ट कौन कौन सी कंट्रीज इसको करती हैं। देखिए, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना फुल फ्लेजेड सपोर्ट दिखाया है, लेकिन इंडिया ने अपना भी स्टैंड जो है इस पर क्लियर नहीं प्रॉपर दिया है। नाउ वन मोर मिशन, SpaceX Demo 2 मिशन। देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम जिसको कि CCP भी कहा जाता है, टू सर्टिफाई SpaceX क्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैन बी यूज टू फेरी क्रू टू एंड फ्रो फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस रेगुलरली। यानी कि देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको ISS कहते हैं, जिसकी बात हमने सेकंड लेक्चर में करी, उसमें से लोगों को टू एंड फ्रो लाना ले जाना जो है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब रहती है। इसलिए SpaceX का जो Demo 2 मिशन है, यानी कि जो कमर्शियल क्रू CCP है,
नासा का, वो सर्टिफाई अगर इसको कर देता है तो बहुत ही एक बड़े लेवल पर कामयाबी की बात होगी स्पेस टेक मार्केट में। The Commercial Crew program has worked with several American aerospace industry companies with aim of developing cost-effective and reliable access to and fro to the International Space Station। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर इतने प्राइवेट कंपनीज जो कि स्पेस टेक मार्केट में हैं वो इतनी ऑपरेट नहीं कर रही हैं अभी, क्योंकि अभी इसरो इज़ लीडिंग द मार्केट। लेकिन अगर हम वेस्ट में स्पेशली अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर नासा ही नहीं है, और भी आपकी छोटी और बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी एरोस्पेस कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट प्लेयर्स में आती हैं, जिनमें स्पेस एक्स आता है आपका। Now, very important, you should remember, very very important, US spacecraft has been named after कल्पना चावला। उसका नाम है सिग्नस। देखिए यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो नॉर्थरोप ग्रूमन सिग्नस स्पेसक्राफ्ट है, जिसका शॉर्ट फॉर्म सिग्नस है केवल, has been named after astronaut Kalpana Chawla. It was launched from the NASA Wallops Flight Facility. The spacecraft is carrying cargo and supplies to International Space Station. Now some more factual knowledge. Kalpana Chawla was born in Karnal. इनका जन्म जो है करनाल हरियाणा में हुआ 17 मार्च 1962 में। She began her career at NASA in 1988 and her work concentrated on the सिमुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एयर फ्लोज इनकाउंटर्ड बाय एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन ग्राउंड इफेक्ट। यानी कि इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो उनका जो काम था, इट वाज मोर रिलेटेड टू कि जब भी हम स्पेस में जाते हैं या स्पेस बाहर आउटर स्पेस से एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फ्रिक्शन होता है। तो जो फ्रिक्शन है उसकी स्टडी करना, उसको एनालाइज करना विद रिस्पेक्ट टू दी एटमॉस्फेयर जो कि अर्थ पर है। शी वॉज डूइंग द एक्टिव वर्क देयर एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन of Indian descent to go to space. But unfortunately, बहुत दुखद हुआ that she lost her life during the STS-107 mission 2003 when space shuttle Columbia जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हुए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस जो टेक मार्केट है उसमें डिप्लोमेसी का भी कितना यूज़ है कि यूएस स्पेसक्राफ्ट जो है which is your Northrop Grumman Cygnus spacecraft has been named after astronaut Kalpana Chawla. Now some other important developments as well. Starlink. देखिए Starlink जो है ये एक नेटवर्क है सैटेलाइट्स का जो कि स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क का एक ब्रेन चाइल्ड माना जाता है, एन एरोस्पेस कंपनी। इट विल डिलीवर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट टू लोकेशंस जहाँ पर अब भी एक्सेस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे जोन्स हैं जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस अभी भी अवेलेबल नहीं है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, या अगर हम अफ्रीकन नेशंस में बात करें जो कि अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं लाइक इथोपिया, वहाँ पर स्टारलिंक जैसा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत काम आ सकता है इंटरनेट की डिलीवरी में। The satellite network operates at 550 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस, यानी कि ये आपका एलईओ में ही आएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में आएगा। इसलिए इसके जो प्रोपल्शन है उसको ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए होगा क्योंकि एलईओ में एक्टिवेट होगा ये, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड में भी चलेगा स्टारलिंक, अनलाइक कन्वेंशनल इंटरनेट सैटेलाइट जो कि बहुत ऊपर होती हैं। क्योंकि ये एलईओ में है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, ये एचईओ में यानी कि आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट में नहीं होगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड भी प्रोवाइड कर पाएगा और प्रॉपर इंटरनेट बैंडविड्थ भी प्रोवाइड कर पाएगा विदाउट एनी लेटेंसी। यानी कि आपका जो नेट होगा, जो आपका इंटरनेट जो कनेक्शन है, जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है, वो स्लो नहीं होगा और वो बहुत सारी जो कवरेज है उसको कर पाएगा। एट एंड ऑफ लाइफ ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अपने ही प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से डीऑर्बिट हो जाएंगी और कुछ महीने में वापस आ जाएंगी। नाउ स्टारडस्ट 1.0। देखिए स्टारडस्ट 1.0 को लॉन्च करा गया था लॉरिंग कॉमर्स सेंटर यूएसए एंड इट बिकेम द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च पावर्ड बाय बायोफ्यूल। आपको ये पता होना चाहिए कि पहला ऐसा कमर्शियल स्पेस लॉन्च है स्टारडस्ट 1.0। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है जो कि बायोफ्यूल से, यानी कि इसके अंदर कोई भी तरीके का नॉन टॉक्सिक किसी भी तरीके का टॉक्सिक फ्यूल यूज़ नहीं होता है, बल्कि इसमें बायोफ्यूल यूज़ होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है। हालांकि अगर हम बात करें रॉकेट फ्यूल्स की, चाहे वो PSLV हो, GSLV हो, चाहे उसमें सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ करा गया हो, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ करा गया हो, उन सभी रॉकेट्स के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो फ्यूल है वो ट्रेडिशनली इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। इसलिए स्टारडस्ट 1.0 एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल
वाला रॉकेट सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। द रॉकेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्लू शिफ्ट एन एरोस्पेस कंपनी बेस्ड इन माइन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टारडस्ट 1.0 जो है वो स्पेसएक्स ने बनाया, नहीं, ये ब्लू शिफ्ट कंपनी ने बनाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूएसए के अंदर बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि स्पेस टेक मार्केट में ऑपरेट करते हैं। एंड दीज रॉकेट्स विल हेल्प टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स कॉल्ड क्यूबसैट्स इनटू स्पेस। Biofuels are obtained from biomass, which can be converted directly into liquid fuels that can be used as transportation fuels. So you need to remember this. बायोफ्यूल्स का मतलब केवल सॉलिड नहीं है, बल्कि लिक्विड फ्यूल्स को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह यूज़ करा जाता है। सबसे कॉमन जो बायोफ्यूल के एग्जांपल आपको आज याद रखना है, जो आज यूज़ होते हैं, उनमें सबसे पहला है एथेनॉल एंड बायोडीजल, and they both represent the first generation of biofuel technology. Now the next latest development by NASA is New Shepard. It is a reusable suborbital rocket system designed to take astronauts and research payloads past the Kármán line, the internationally recognized boundary of space. इट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूएस बेस्ड स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन। इसको ब्लू ऑरिजिन ने, आपको कंपनी का नाम जो है उसको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्पेस एक्स समझते हैं कि जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो सब स्पेस एक्स की वजह से हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्लू ऑरिजिन इज़ द यूएस कंपनी जिसने न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम को डिज़ाइन करा है, एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड, द फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू स्पेस। यानी कि आप ये अपने राइट हैंड साइड पर इमेज में देख सकते हैं, मिस्टर एलन शेफर्ड हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो, फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू स्पेस। नाउ इससे पहले कि हम बात करें न्यू होराइजन की, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज द कुइपर बेल्ट कंसेप्ट। देखिए कुइपर बेल्ट जो है आपका, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज़ अ डिस्क शेप्ड रीजन फाउंड इन द आउटर सोलर सिस्टम पास्ट द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। आप नेपच्यून प्लैनेट को इधर देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर अगर आप देखते हैं, लोअर राइट हैंड साइड पर, तो जो नेपच्यून प्लैनेट है उसकी ऑर्बिट से जब भी आप आगे की तरफ देखेंगे आपको ये डॉटेड बहुत सारा छोटे डॉट जो हैं ये डिस्क शेप के रीजन की तरीके से आपको दिखेगा। दिस रीजन इज नोन एज योर कुइपर बेल्ट। इट इज़ नोन एज द थर्ड जोन ऑफ द सोलर सिस्टम आफ्टर द जोन होस्टिंग द गैस प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम बिगिन। यहाँ पर आपके बहुत सारे छोटे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस आइस बॉडीज होती हैं छोटी, एंड दैट आर थॉट टू बी लेफ्ट ओवर मटीरियल फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द आउटर प्लैनेट। जब भी आउटर प्लैनेट्स बन रहे थे उस समय में जितने भी छोटे स्मॉल आइसी बॉडीज रह गई थी उसी कुइपर बेल्ट में बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डॉटेड जो ये रीजन है नेपच्यून की ऑर्बिट के आगे, दिस रीजन इज योर कुइपर बेल्ट रीजन। एटलीस्ट 3 डॉफ प्लैनेट्स आर लोकेटेड इन द कुइपर बेल्ट, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, प्लूटो, हाउमिया एंड मेक। ऐसे 3 प्लैनेट्स हैं, डॉफ प्लैनेट्स हैं, नॉट जस्ट प्लैनेट्स, डॉफ प्लैनेट्स जो कि लोकेटेड हैं कुइपर बेल्ट में। ऑल्सो सम ऑफ द सोलर सिस्टम मून्स आर थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड देयर, जैसे कि नेपच्यून का ट्राइटन हो गया या सैटर्न का फेबे हो गया। ऐसे कुछ जो प्लैनेट्स के जो मून्स हैं उनका ओरिजिन भी हम कुइपर बेल्ट से ही लगाते हैं कि हुआ होगा, बट दिस इज़ अ थॉट प्रोसेस ओनली, दिस इज़ अ थ्योरी, दिस इज़ नॉट कंक्रीट एविडेंस अभी तक। अब हम बात करते हैं अल्टीमा थूले की। अल्टीमा थूले इज लोकेटेड इन द कुइपर बेल्ट इन द आउटर मोस्ट रीजन्स ऑफ द सोलर सिस्टम बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। अब इसका जो डायमीटर है इट इज़ ऑल अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर, और वो भी इरेगुलरली शेप्ड, यानी कि बहुत बड़ा है ये। आप समझ सकते हैं अगर जिसका 30 किलोमीटर डायमीटर है तो काफ़ी बड़ा है ये। एंड इट हैज़ अ रेडिश कलर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स टू सनलाइट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट जिनको कि कोल्ड क्लासिकल्स बोलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट विच हैव नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स विद लो इंक्लिनेशन टू द सोलर प्लेन। और क्योंकि ये सोलर प्लेन में इतने दिनों से हैं, इतने सालों से हैं कि जब सोलर विंड चलती हैं, सोलर रेडिएशन इन पर पड़ती हैं, तो ये रेड कलर के हो चुके हैं। जो इनका अंदर का हाइड्रोकार्बन है वो एक्सपोज होकर रिएक्शन के साथ रेड कलर का हो चुका है। इट वॉज सर्वेड बाय नासा स्पेसशिप न्यू होराइजन in January 2019 with images showing it consisted of 2 spheres stuck together in the shape of snowman, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसका जो नया ऑफिशियल नाम है, इट वॉज चोजन बाय द न्यू होराइजन टीम एंड रेटिफाइड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब हम पढ़ते हैं कि न्यू होराइजन की जो टीम है वो है क्या। देखिए न्यू होराइजन जो है इट वाज अ इंटरप्लैनेटरी स्पेस प्रोब जो कि 2006 में नासा ने अपने न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के तहत लॉन्च करा था। इसका जो मिशन था
स्पेसक्राफ्ट का वाज टू स्टडी द प्लूटो सिस्टम इन 2015, और इसका सेकेंडरी मिशन हो गया जो कीपर बेल्ट है। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया, जो कीपर बेल्ट के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं या एस्ट्रॉयड्स हैं उनको फॉलो करना और उनके ऊपर स्टडी करना। It is the fifth space probe to achieve the escape velocity needed to leave the solar system, और इसीलिए आप देखेंगे कि इतनी दूरी के बावजूद भी जो केपर बेल्ट है वो धरती से, अर्थ के सरफेस से बहुत दूर है। अगर आप लगाएं जो 40,000 किलोमीटर्स की जो दूरी है वो हम अप्रॉक्स एस्टिमेटेड आपकी HEO में मानते हैं, और जो मून है वो तो बहुत ज़्यादा इसका 10 गुना है। और आप ये सोचिए कि मून से भी कितना ज़्यादा दूर है नेपच्यून अर्थ के सरफेस से, वहाँ पर न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने इतनी एस्केप वेलोसिटी अचीव कर ली कि वो सोलर सिस्टम को लीव कर पाया। इसके 4 जो स्पेस प्रोब्स हैं, अदर स्पेस प्रोब्स आर पायनियर 10 1972 में जिसको लॉन्च करा गया था, पायनियर 11 1973 में, वॉयजर 1 1977 में, वॉयजर 2 1977 में अगेन। सो दीज आर द न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।